हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम गणित का कक्षा 12वीं गणित का ओपन स्कूल का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आपका अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों को देखे थे, ठीक ना। चूँकि ये वीडियो आपका पार्ट 2 कल ही अपलोड होना था, लेकिन कल मैं घर में नहीं था जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया वीडियो, ठीक ना। तो मैं आज एक दोस्त के पास पूछा भी था कि लास्ट डेट कब है जमा करने का, तो उन्होंने बताया कल जमा करना है। इसलिए मैं सोचा आज वीडियो बना दिया जाए आप सभी के लिए, ठीक ना। क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ तो मुझे लास्ट डेट पता नहीं था कि कब जमा करना है, ठीक। तो देखिए, इसमें हम 16 से 27 तक के लेके सभी प्रश्नों को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक पहले ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही लिखना प्रारंभ कीजिएगा। क्योंकि कहीं भी कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ आप सुधार लीजिएगा, ठीक। तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इससे बिना देखे आप लिखना चालू कर देंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा वो, ठीक। तो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो पहले पूरा ध्यान से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि लास्ट में आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना, वीडियो अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक। साथ ही यदि आपने लिख भी लिया है आंसर तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है आपने किसी प्रश्न का आंसर नहीं लिखा हो या फिर किसी प्रश्न का आंसर गलत लिखा हो, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैथ का पहला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। साथ में जितने भी वीडियो आपके कक्षा 12वीं साइंस के अपलोड किए जा चुके हैं, जैसे बायो के किए जा चुके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के किए जा चुके हैं, सभी के का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को टच करके आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, था 16 प्रश्न आपका, ठीक ना। 16वां प्रश्न आपको हल करना था, सारणिक दिया हुआ था, ठीक ना। तो ये देखिए, सारणिक प्रश्न आपका दिया हुआ था, इसको आपको ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ संक्रिया लगाना है, ठीक ना। संक्रिया आपको कॉलम वाला लगाना है, C1 प्लस C2 संक्रिया लगाना है। संक्रिया लगाने के बाद इस टाइप से आपका आ जाएगा। उसके बाद पुनः आपको संक्रिया लगाना है, C1 बराबर C1 प्लस C3 करके, फिर से आपका ये आ जाएगा, ठीक ना। इसको आप ऐसे देख के उतारते जाइएगा, पहले समझ लीजिएगा कैसे आया है, फिर उतार लीजिएगा आराम से, ठीक। उसके बाद हम पहले कॉलम का संक्रिया लगाए थे, अब रो का संक्रिया लगाएंगे। रो का संक्रिया लगाने के बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक। हल करेंगे, आपको समीकरण के रूप में आ जाएंगे, वर्ग समीकरण टाइप से, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ हल हो जाएगा, मतलब एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 और -9, ठीक ना। 1 और -9 एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का। उसके बाद आपका 17 प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं। 17 प्रश्न में आपके क्या था, सिद्ध करना था, ठीक ना। सिद्ध करना था, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का। तो इसमें बायां पक्ष को हमने पहले लिख लिया, बायां पक्ष लिख लीजिए। उसके बाद बायां पक्ष को आप हल करते जाइए, ठीक ना। इस प्रकार से आप हल करते जाइए। हल करने के बाद हम a/b बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। जैसे ही टेन थीटा मानते हैं, उसके बाद हम a/b के जगह टेन थीटा रखते जाते हैं, टेन थीटा रखते जाते हैं। उसके बाद इस टाइप से हम हल करते जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि टेन 45 अंश का मान होता है 1, ठीक ना। टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से हम रखते जाते हैं। रखने के बाद लास्ट में आपका π/4 आता है, ठीक ना। और हमारे दाएं पक्ष में जो है, मतलब राइट हैंड साइड में आपका π/4 ही दिया हुआ था, तो इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया आपका, ठीक ना। तो हमारा प्रश्न क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे उत्तर क्रमांक 18 देख लेते हैं, 18 प्रश्न का, जिसमें आपका रेखा का समीकरण दिया हुआ था, मतलब और आपके पास क्या पूछा था, ठीक ना। ये देखिए, आपके पास रेखा का समीकरण पूछा था, ठीक ना। और आपके पास क्या दिया हुआ था, बिंदु है, ठीक ना। और उसके दिक् का अनुपात दिए हुए थे। देख सकते हैं कि एक सूत्र होता है, ठीक ना, जो कि कोई भी रेखा का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर गुजरता है, तथा दिशा अनुपात, जिसको दिक् का अनुपात भी बोलते हैं, ABC है, ठीक ना। तो उसका यह सूत्र होता है, ठीक। ये सूत्र होता है आपका x-x1 बट्टा a बराबर y-y1 बट्टा b बराबर z-z1 बट्टा c। यहाँ आपका दिया हुआ था प्रश्न में x1 का मान आपका -2 दिया हुआ था, y1 का मान 4 दिया हुआ था, z1 का मान -5 दिया हुआ था, a का मान 3 दिया हुआ था, b का 5, c का 8, ठीक। इसी प्रकार हम इस मान को इसमें रख देते हैं। जैसे ही हम मान रखते हैं, हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाता है। यहाँ से आपका आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है अब आपका 19वां प्रश्न, ठीक ना। तो 19वें प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं आपका
बोला गया था कि यदि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ठीक ना, और दो समीकरण आपके पास दिए हुए थे, ठीक ना, जिसमें आपको लेस देन इज इक्वल टू दोनों में चित्र थे, ठीक, और इसमें हमारे पास अधिकतम मान पूछा था, ठीक। तो देख सकते हैं p बराबर 5x प्लस 4y दिया हुआ था, ठीक। तो इन दोनों समीकरणों को हम बराबर करके मान लेते हैं कि लेस देन इज इक्वल टू हम बराबर लगा देते हैं, ठीक। जैसे ही बराबर लगाते हैं दो समीकरण बन जाते हैं। दो समीकरण बनने के बाद हम x y का मान ज्ञात करते हैं। इस समीकरण में क्या करते हैं, x और y का अधिकतम मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, जब हम x का मान 3 रखेंगे, ठीक ना, तो y का मान 2 आएगा इसमें, ठीक ना। उसी प्रकार समीकरण 1 में, मतलब इसमें, ठीक ना, इसमें जब x का मान 3 रखेंगे तो y का 2 आएगा, और जब x का 8 रखेंगे तो y का कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपके अधिकतम मान आएंगे, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 में इसी प्रकार जब x का मान 0 रखेंगे तो y का 8 आएगा, और x का जब 4 रखेंगे तो y का आपका 8 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना था आपको, ग्राफ द्वारा दर्शाने के लिए बोला गया था, ठीक ना, कि ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक, छोटा करके, ताकि आपको अच्छा दिख जाए। देखिए, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक ना। ये देखिए, इसमें आपको ऐसे करके लाइन खींचना है, इधर x हो जाता है, इधर y हो जाता है, आपका ये होता है बीच में जो होता है मूल बिंदु, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेना है आपको, और इधर y अक्ष में भी लिख लेना है। उसके बाद देखिए, जो जो हम मान लाए थे उन्हीं मानों को यहाँ दर्शाना है। ऊपर में देखिए 0 8, फिर आपका यहाँ 3 2, देखिए इसको ऐसे आपको बना लेना है। 0 8 है, 3 2 है, ठीक ना, 4 0 है, और यहाँ 0 8, ठीक। इसको आप लाइन खींच दीजिएगा जैसे दिया हुआ है, ठीक। इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। उसके बाद देख सकते हैं, दोनों समीकरणों को जैसे ही हम हल करेंगे, ठीक, तो हमारे पास x और y के मान आ जाते हैं। जैसे ही हल करते हैं तो x का मान 3, y का मान 2 आ जाता है, ठीक। इस प्रकार से आपका हल करने पर x y का मान आता है। यहाँ आप साड़ी के रूप में भी दर्शा सकते हैं, दर्शाना चाहें तो, है ना, आपका मन करे तो दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शाएंगे फिर भी चलेगा, है ना। क्या इससे हमें ये पता चलता है, p का जो अधिकतम मान पूछा हुआ था ना, लेकिन देखिए p का अधिकतम मान पूछा हुआ ग्राफ में केवल दर्शाने के लिए बोला गया है प्रश्न में, ठीक ना, तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन यदि प्रश्न में आपका अधिकतम मान p का मान भी पूछा है साथ में, तो इसको लिखना जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं, आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा 1 मिनट, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं, आपका जब 0 0 x y का मान रखते हैं तो इस समीकरण में, तो यहाँ आपका 0 आता है मान। जब x का मान 8, y का मान 0 रखते हैं तो 40 आता है। जब x का मान 3, y का मान 2 रखते हैं तो 23 आता है। जब x का मान 0, y का मान 8 रखते हैं तो 32 आता है। जब d का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0 रखते हैं तो आपका 20 आता है, ठीक। इस प्रकार से आप हल करेंगे। उसके बाद आपका 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, अथवा के बाद वाला प्रश्न है, ठीक ना। इसमें क्या मानेंगे हम कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी बराबर के। यहाँ ऊपर में जो a b c है वो आपका छोटा प्रकार में है, मतलब स्मॉल लेटर में है, और जो नीचे में a b c है वो तीनों आपके कैपिटल लेटर में है, बड़ा प्रकार का, ठीक। तो इसी टाइप से आप बनाइएगा ताकि पता चले, ठीक। कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल। उसके बाद हम क्या मानेंगे, तो a का मान आ जाता है k साइन ए, b का मान k साइन बी, c का मान k साइन सी, ठीक। उसी प्रकार जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ था जिसमें हमको सिद्ध करना था a माइनस बी बट्टा ए प्लस बी में हम इसका मान रख देते हैं। जैसे ही मान रखते हैं हमारे पास इस टाइप से आ जाता है। उसके बाद ये आपका सूत्र होता है साइन ए माइनस साइन बी। तो इस सूत्र ए और साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों आपके क्या हैं, सूत्र हैं, ठीक ना, जिसको आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। जब इस सूत्र को हल करते हैं तो आपका आता है 2 कोस ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी डॉट कोस ए माइनस बी, ठीक। उसके बाद हम उनको कोट में बदल देते हैं, कोस बट्टा साइन को, और साइन बट्टा कॉस जो होता है उसको टेन में बदल देते हैं। और साथ में आपको पता है कि जो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, ठीक ना, होता है 180 अंश। तो यहाँ a प्लस बी है, इसको हम c माइनस पाई लिख सकते हैं ना, a प्लस बी को c पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से नीचे आपका लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आपका, ठीक ना, कोट को पाई माइनस सी बाई 2 यहाँ से लिखा हुआ है। फिर इसको हम 10 में बदल देते हैं तो उल्टा हो जाता है आपका, ठीक। उसके बाद इस टाइप से आपका हल हो जाता है। आगे जैसे ही हम इसको करते हैं इस टाइप से आपका आता है, ठीक। उसके बाद कोट को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो आपका ये आ जाता है कोट। उसके बाद 10 a माइनस बी बाई 2
बराबर a माइनस बी अपन a प्लस बी कोट c/2, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे आपको बनाना है इसको। उसके बाद देखिए इस नंबर के सवाल को हम देख लेते हैं कि इस नंबर का सवाल जो कि अथवा के बाद वाला ही है आपका, ठीक है। इसमें गुणोत्तर से इसमें श्रेणी का योग पूछा था, ठीक ना। तो पदों को हम गुणोत्तर श्रेणी में चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। उसके बाद जैसे आपका किया हुआ है 9 को कॉमन लेने के बाद हम यहाँ जो 9 है उसको 10-1 में चेंज कर देंगे, ठीक ना। जैसे ही 10-1 में चेंज 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं। 10-1 करेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार हम चेंज करेंगे। उसके बाद जो आपका गुणोत्तर श्रेणी का जो सूत्र होता है उस प्रकार से हम 10 और 1 को अलग अलग भागों में बांट लेंगे। अलग अलग भागों में बांटने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से हम सूत्र लगाएंगे। ठीक, यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ जो आपका ये डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डॉट डॉट नहीं है, ये आपका एक ही लाइन है। इसको आप छोटा सा बनाइएगा, इसको काट लीजिएगा, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह कीजिएगा। ठीक, इसलिए मैं आपको बोला था कहीं मिस्टेक हो सकता है, ठीक ना। तो आप वीडियो पूरा शुरू से ध्यान तक से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हल करना स्टार्ट कीजिएगा। तो इसको देखिए, इसको आप काट दीजिएगा और यहाँ एक माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा बस। ठीक, माइनस चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आपको इसको काट देना है, काटने के बाद यहाँ माइनस चिन्ह लगाना है, ठीक ना। माइनस चिन्ह लगाना है, उसके बाद आपका आगे इस टाइप से आ जाएगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। वो गुणोत्तर श्रेणी जो आपका श्रेणी दिया हुआ है उसका योग यहाँ से आपका आ जाएगा, यह है योग। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 21 नंबर समाप्त हो जाएगा। अब हम 22 नंबर का देख लेते हैं। 22 नंबर का देखिए, यहाँ आपके पास जो परवलयाकार परावर्तक का व्यास दिया हुआ है आपके पास 20 सेंटीमीटर और गहराई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको हम चित्र के रूप में दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दर्शेगा। देखिए, ठीक, चित्र इस टाइप से आपका बनेगा, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आपका कितना है, व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर, और जो आपका यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। गहराई जो कि है आपका वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी को हम यहाँ दर्शा दिए हैं आपको ए बी सी, ओ ए बी व सी में। ठीक, इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं आपका जिसका जितना मान है, ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं, जो हम जानते हैं कि नाभिलम जीवा की जो लंबाई होती है वो 4a होती है, ठीक ना। अब नाभिलम जीवा की लंबाई 4a होती है और वहाँ हमने चित्र में देखा कि जो नाभिलम की जीवा की लंबाई है वो कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। प्रश्न में भी आपका दिया हुआ है। तो 4a बराबर से 20 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है, a का मान 5 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि परवलय जो है वाई अक्ष पर स्थित है। जैसे ही परवलय वाई अक्ष पर स्थित है तो हमें ज्ञात करना है नाभि, ठीक ना। तो नाभि क्या हो जाएगा 0+4 और 0+5। ठीक, 0+4 0+5 ये दोनों आपके नाभि हो जाएंगे आंसर। ठीक, उसी प्रकार आपका उत्तर क्रमांक 23 प्रश्न 23 का आंसर देख लेते हैं हम। प्रश्न 23 में बोला गया है आपके पास 3 बिंदु दिए हुए थे और समतल का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए 3 बिंदु दिए हुए हैं, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि 3 बिंदु से होकर जो जाने वाले समतल के समीकरण का सूत्र होता है, ठीक ना। समीकरण है ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण का इस सूत्र को। ठीक, उसके बाद इस सूत्र को जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न में दिया हुआ है x1 का मान 2, y1 का मान 2, z का मान -1, x2 का मान 3, y2 का मान 4 और z2 का 2, x3 का 7, y3 का 0, z3 का 6। इस प्रकार से आपका मान दिया हुआ है। जैसे ही हम मानों को इसमें पुटअप करते हैं इस टाइप से आपका आ जाता है, ठीक ना। मान रखते हैं तो मान रखने के बाद इस टाइप से आपका बन जाता है सारणिक। सारणिक को हम जैसे ही हल करते हैं, हल करने के बाद इस प्रकार से हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपका समतल का समीकरण, ये हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा। इस बार अब हम प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 24 में क्या पूछा था, माध्य विचलन। माध्य विचलन पूछा गया। देखिए एक्स आई एफ आई का मान यहाँ दिया हुआ है, एक्स आई एफ आई का मान दिया हुआ है। उसके बाद हम एक्स आई माइनस एक्स बार का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद आपका एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इस प्रकार से आपका मान आ जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों को यहाँ से जोड़ देते हैं तो इस टाइप से आ जाता है। ठीक, हम जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि माध्य विचलन का जो सूत्र होता है उस सूत्र को लाने के लिए, ठीक ना। तो माध्य विचलन का आपका सूत्र होता है समेसन एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टा में समेसन एफ आई। यहाँ मान दिया हुआ है, समय ऊपर वाले का 2304 है, नीचे वाले का 80 है, यहाँ मान रख दिए। उसके बाद इसको हल करते हैं तो 28.8 आ जाता है आपका। ठीक, 28.8 28.8
8 आपका सही आंसर उसमें हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से उसको हल करेंगे। अब हम देख लेते हैं 25 नंबर का सवाल, जिसमें आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है। अवकल समीकरण इस प्रकार से है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, इस dy को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा dx बट्टा dy टेन इनवर्स, ठीक ना, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बट्टा में आपका 1+y²। ठीक, उसके बाद इस प्रकार से हम उसको चेंज करते जाएंगे अलग अलग भागों में, ठीक ना। फिर जो आपका अवकल समीकरण का एक सूत्र होता है, ठीक ना, उसी सूत्र में हम मान को पुटअप करेंगे। देखिए ये सूत्र होता है जो dx बट्टा dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस रूप में हम इसको चेंज कर लिए। उसके बाद हमारे पास पी और क्यू का मान आ गया। ठीक, इसको हल करने का जो तरीका होता है उसी तरीका को हम अपना दिए, ये सूत्र होता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको हल किए, ठीक, और उसके बाद मान रख के हम हल करते चले गए। लास्ट में हमने टेन इनवर्स वाई बराबर टी मान लिया हल करने के लिए। जैसे टी मान के हम हल करते हैं, हमारे पास इस प्रकार से आंसर आ जाता है टी मान के हल करने पर। ठीक, उसके बाद हम जो माने थे कि एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई, उसको हम रख देते हैं। जैसे ही मान रखते हैं इस प्रकार से आपका आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद इसको हम C1 मान लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। उत्तर प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आपका आ गया उत्तर। ठीक, उसके बाद हम उत्तर क्रमांक 26 का देख लेते हैं। देखिए उत्तर क्रमांक 26 में जो है उसमें भी आपका सिद्ध करना है, अथवा के नीचे वाला प्रश्न है। देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ दिया हुआ था, ठीक ना। सिद्ध कीजिए कि कथन सत्य है, यही पूछा गया था ना। तो देख सकते हैं यहाँ n बराबर पहले 1 रख लेते हैं, तो आपका बाएं पक्ष में 1 आ जाता है। फिर हम दाएं पक्ष में n बराबर 1 रखते हैं, उसके वहाँ भी 1 आ जाता है। तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाता है, दोनों कथन सही। अब हम जो है n के जगह p रख देते हैं, ठीक ना। n बराबर के रखने पर, सॉरी n बराबर के रखने पर के रख देते हैं, तो इस प्रकार समीकरण आ जाता है, जिसको हम पहला समीकरण नाम दे देते हैं। फिर k बराबर k+1 रख देते हैं, ठीक ना। फिर उसको दूसरा समीकरण बना देते हैं। अब जो होता है आपका समीकरण एक जो होता है उसमें k+1 का होल स्क्वायर, मतलब k+1 की घात 2 दोनों ओर जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों ओर जोड़ते हैं हम, ठीक ना, इस प्रकार से आ जाता है। उसको हम हल करते चले जाते हैं। जैसे ही हम हल करते चले जाते हैं, यहाँ हल करते चले जाते हैं, लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है, ठीक ना। ये जो आता है हल करने पर, यही आपके समीकरण एक के दाएं में भी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका जो है समीकरण जो है p के n के जगह k+1 के लिए भी क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, ठीक ना। तो पहले सत्य हो गया था n बराबर 1 के लिए, अब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपका एक कथन सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये जो है सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। अब हम देख लेते हैं 27वां सवाल। ठीक, 27वां सवाल आपका अवयव दिया हुआ है, ठीक ना। अवयव ये है आपका, इसका प्रतिलोम अवयव हमको ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम अवयव का ये सूत्र होता है दोस्तों, ठीक ना। प्रतिलोम अवयव का ये सूत्र है आपका ए इनवर्स बराबर 1/, ठीक ना, मोड ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक ना। ये सूत्र होता है आपका। इन सभी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं सारणिक से। तो इस प्रकार से हमारे पास मोड ए का मान ज्ञात हो जाता है। उसके बाद एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए नीचे से जैसे ही पूरा मान ज्ञात करते हैं, उस मान को हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद यहाँ मान आ जाता है 139 115, ठीक ना, 11+1, ठीक ना। +1 को 1 ही लिख लीजिएगा, ठीक ना, माइनस लिखा गया था इसलिए उसको काट दिया हूँ। उसके बाद समीकरण एक में जो है आपका जो सूत्र होता है प्रतिलोम अवयव का, उसमें मान रख देते हैं हम। जैसे ही मान रखते हैं इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है ना। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर 27 नंबर का। तो इस प्रकार से हम 27वें प्रश्न का यहाँ आंसर देख लिए पार्ट 2 में, ठीक ना, और पार्ट 1 में 1 से 15 तक का देखे थे। ठीक, तो यही वीडियो था, ठीक ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।